एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर। मैं दिनकर राणा अगेन आपका स्वागत करता हूं। आज हम आरआरबी का सोल्यूशन करते हैं। आज जो आरआरबी का जो सोल्यूशन है इसमें नई नई चीज़ें होंगी, अप्रोचेज होंगी और नए नए क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं। बच्चों देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि पेपर को एनालिसिस करना ज़रूरी है कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज 29 नंबर का जो हमारा मॉक टेस्ट है मैं उसको सॉल्व कराने वाला हूँ। इनसे रिलेटेड चीज़ें और क्या क्या बन सकती हैं उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उन चीज़ों को भी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो 29 नंबर का ये क्वेश्चन है और 29 नंबर का ये पेपर है और क्वेश्चन करेंगे हम फर्स्ट। मदर टेरेसा नोबेल शांति पुरस्कार से पुरस्कृत की गई थी। मदर टेरेसा अल्बानिया की रहने वाली लेडी होती हैं। इन्होंने हमारे देश में आई और हमारे देश में गरीब लोगों को मदद की, हॉस्पिटल ले जाना, जो बीमार लोग होते थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाना, जैसे भी इनसे मदद मिलती है या मदद कर पाती हैं ये मदद करती हैं लोगों की। आने से ये होता है कि इनको लोग ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। जैसे किसी आज के टाइम पे क्या होता है, जब किसी को हम प्रॉब्लम में होते हैं तो फर्स्ट एड देने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से मदर टेरेसा जो थी, अगर कोई बीमार है या कोई एक्सीडेंटल केस है, इवन कैसी भी प्रॉब्लम है, उन्हें मदद करने की कोशिश किया करती थी। इन्होंने एक पूरी टीम बना ली। अल्बानिया से आती हैं ये और इनको 1979 में नोबेल संस्था के द्वारा नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। कब दिया जाता है बच्चों? 1979 के अंदर। ये डेट होती है जब इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये बात तो सर सही है कि इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1979 में। अब नोबेल प्राइज से जब सम्मानित किया गया तो तब ये भारत की नागरिकता ले चुकी थी बच्चों। किसकी नागरिकता ले चुकी थी? ये भारतीय नागरिकता ले चुकी थी। तो हम जब देखते हैं भारतीय नागरिकता में शामिल किया जाता है, एज ए इंडियन इन्हें कंसीडर किया जाता है। हम लोग जब देखते हैं कि अब तक भारतीय 9 लोग हैं जो नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं और 9 लोगों ने जो नोबेल प्राइज़ जीता है उनमें से एक नाम आता है। किनका आता है बच्चों? मदर टेरेसा का नाम आता है। तो ऐसे करके मैं आपको जल्दी से एक बार बता देता हूँ सारी चीज़ें कि कौन कौन है। एक बार मैं नोबेल का आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि नोबेल है क्या। नोबेल क्या है बच्चों, वो ध्यान से आप देखिएगा। नोबेल एक्चुअल में इनका असली नाम, जो ओरिजिनल नाम जिन्हें बोलते हैं, वो है अल्फ्रेड नोबेल बच्चों। अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म होता है 1833 में होता है। इनका जो बर्थ डेट रहता है और इनकी जो डेथ होती है बच्चों वो होती है 1896 में। अल्फ्रेड नोबेल जो डेथ हो जाती है तो अपनी वसीयत में लिखवा कर जाते हैं कि मेरे जो लोग समाज की भलाई में योगदान करेंगे उन्हें हम सम्मानित करेंगे। तो सम्मान करने की जो परंपरा प्रारंभ होती है वो 1901 में परंपरा प्रारंभ होती है। मतलब कि नोबेल प्राइज़ की जो शुरुआत होती है बच्चों, नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 में हो जाती है। 1901 से लेके आज 2024 है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है। ये जो पुरस्कार जो होता है ना बच्चों, एनुअली पुरस्कार होता है। ऐसा नहीं है कि 2 ईयर्स में या 5 ईयर प्लान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो प्राइज़ होते हैं बच्चों एनुअली प्राइज़ होते हैं। ये कैसे प्राइज़ होते हैं? एनुअली प्राइज़ होते हैं, यानी कि वार्षिक रूप से ये प्राइज़ दिया जाता है। अब बात ये है कि ये कब दिया जाता है। तो अब ये जो देने की जो डेट फिक्स की गई है, एक तो होता है बच्चों अनाउंसमेंट, घोषणा। नोबेल प्राइज़ की घोषणा जो होती है वो 5 अक्टूबर को होती है। नोबेल प्राइज़ की जो घोषणा होती है बच्चों वो कब होती है? 5 अक्टूबर को होती है। और जो दिया जाता है, गिवन जो किया जाता है वो दिया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर को अनाउंस हुआ, 10 दिसंबर को ये दे दिया जाता है। यह एक सेक्टर में, आप ध्यान रखिएगा बच्चों, एक सेक्टर में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। मैक्सिमम 3 लोगों को ये दिया जा सकता है। ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखना कि जैसे सपोज कीजिए कि मैं आपको बताऊँ 6 सेक्टर होते हैं। नोबेल प्राइज़ के अंदर 6 सेक्टर होते हैं, जिसमें शामिल होता है बच्चों फिजिक्स शामिल होता है, इसमें केमिस्ट्री शामिल होता है, मेडिसिन शामिल होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, एक लिटरेचर होता है बच्चों, एक पीस होता है और सबसे आखिर में जो इंक्लूड किया जाता है वो इकोनॉमिक होता है। इकोनॉमिक को जो शामिल करने की घोषणा की जाती है बच्चों, वो घोषणा की जाती है 1978 में। और जो शामिल मतलब कि जब दिया जाता है वो कौन सी डेट होती है बच्चों? देने की जो डेट होती है वो होती है 1969 में। घोषणा कब हुई है बच्चों? 1968 में। और दिया जाने कब लगा था बच्चों? 1969 में। एक और बात यहाँ से ध्यान रखनी है, पीस का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। किन के द्वारा दिया जाता है बच्चों? नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे एक देश है जिसकी कैपिटल है बच्चों ओस्लो, वहाँ पे ये दिया जाता है।
कहाँ पे दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है। अब अपन आगे चलते हैं। अब बाकी जो फिजिक्स रहा, केमिस्ट्री रहा, मेडिसिन रहा, लिटरेचर रहा, सॉरी इकोनॉमिक रहा, ये क्या किस गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, ये स्वीडन गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, स्वीडन देश में दिए जाते हैं। आप ऐसे सोच सकते हो इनको कि नोबेल प्राइज़ देते समय स्वीडन में जो प्राइज़ दिए जाते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक है, और पीस का प्राइज़ जो दिया जाता है वो नॉर्वे सरकार या नॉर्वे देश में दिया जाता है। ये पर्टिकुलर इसके बारे में बात हो जाती है। फिर सॉरी फिर आगे देखते हैं बच्चों। अब ये सारी कहानी हो रही है। अब ये हमने जो देखा वो ये देखा कि ये भारतीय थी। अब कौन कौन से भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है, तो ऐसे 9 भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। तो 9 कौन कौन से लोग हैं मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, पहले नंबर पे आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। मैं डेट लिख देता हूँ 1930, ठीक है। और एक डेट आता है 1968, और यहाँ पे एक डेट और आता है बच्चों 1947। यहाँ से अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ से कैसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैं पूछता कि पहले भारतीय जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता, पहले भारतीय जिन्होंने पहला नोबेल प्राइज जीता वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, और लिटरेचर में जीता बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, पहला प्राइज जीता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था बच्चों, पहला प्राइज जीता था। कब जीता था भैया, लिटरेचर में जीता था। लिटरेचर में जीतते हैं और 1913 में जीतते हैं। अब फिर 1930 आता है, ठीक है, इसमें सीवी रमन जीतते हैं। फिर आता है 1947, इसमें हमारा देश फ्रीडम होता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि हम आज़ाद हो जाते हैं। और आज़ादी के बाद जो पहले व्यक्ति होते हैं वो हरगोविंद खुराना होते हैं। आज़ादी के बाद पहले व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, हरगोविंद खुराना। और सारे बच्चे यही गड़बड़ करके आते हैं। सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होती है, आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल से सम्मानित किया गया, तो हमें याद क्या रखना है बच्चों, हरगोविंद खुराना। क्लियर है। और लेकिन अगर ओवरऑल की जब बात आती है तो रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं। ओवरऑल की जब बात आती है तो आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। जब क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, वहीं यहाँ समझना होता है कि स्वतंत्रता के बाद का पहला पूछा गया है या ओवरऑल पूछा गया है। तो ओवरऑल में आंसर जो आता है वो रविंद्रनाथ टैगोर आता है, और हरगोविंद खुराना क्या आता है, आफ्टर फ्रीडम। फिर इसके बाद हमें जो मिलता है वो 1979 में मिलता है, जो हमने देखा मदर टेरेसा को मिलता है। इसके बाद चंद्रशेखर को मिलता है, 1983 में मिलता है बच्चों। इसके अलावा 1998 में मिलता है इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके अलावा कब मिलता है सर, 2009 में मिलता है केमिस्ट्री के अंदर, 2014 में मिलता है पीस के अंदर, और 2019 में मिलता है इकोनॉमिक के अंदर। ठीक है, ये डेट है सारी की सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1930 है, 1968 है, ठीक है। आपको नाम याद रखना है यहाँ से मदर टेरेसा। आपको 1983 में याद रखना है चंद्रशेखर। क्या याद रखना है, चंद्रशेखर। 1990 में याद रखना है अमर्त्य सेन। अब याद रखना है आपको रामाकृष्णन। अब आपको याद रखना है अभिजीत बनर्जी। ठीक है, अभिजीत बनर्जी के बाद, ठीक है, जब कहानी अब आगे चलती है अभिजीत बनर्जी से पहले एक बात और बात यहाँ से ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने आप बोला 1913 रविंद्रनाथ टैगोर, ज़्यादातर बच्चे जो क्या करते हैं 1968 कर देते हैं हरगोविंद खुराना। ठीक है, मैंने शायद इसको सही कर, कैलाश सत्यार्थी हैं बच्चों यहाँ पे, कैलाश सत्यार्थी और अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी 2014 में, बीच में गड़बड़ कर दिया, इसको जो ध्यान रखना। अभिजीत बनर्जी और कैलाश सत्यार्थी के द्वारा ये जीता गया था। तो ऐसे ही करके हमारे 9 भारतीय लोग हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो ये कहानी हो जाती है अपने नोबेल प्राइज की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1979 में किसने जीता था, मदर टेरेसा ने ये जीता था। और बाकी क्वेश्चन जब आएगा तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाना चाहिए, ये सारी चीज़ों के आंसर मिल जाने चाहिए। 2024 की अगर आपसे बात कहता हूँ तो 2024 के सारे पुरस्कार जो हैं बच्चों अनाउंस हो चुके हैं। सारे पुरस्कार क्या हैं बच्चों, अनाउंस हो चुके हैं। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, सारे प्राइज क्या हैं बच्चों, अनाउंस हो चुके हैं। और नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित किस समूह पोषक तत्वों की कमी से त्वचा प्रभावित होती है। अब हमसे पूछा गया है कि त्वचा प्रभावित जिससे हो रही है वो क्या क्या कारण है। हमारी जो स्किन है, जो कभी किसी की ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, तो वो क्या क्या कारण होते हैं जो
जो हमारी बॉडी को प्रभावित करते हैं या हमारी त्वचा को प्रभावित करते हैं। आज के टाइम की आपको बात बताता हूँ कि खान पीन की इतनी कमी हो गई है बच्चों, उनमें पूरे मिनरल्स नहीं होती। हमारे बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। हमें सारे के सारे जो मिनरल्स होते हैं वो पूरी तरीके से हमें नहीं मिल पाते, जिससे विटामिन की कमी होने लग जाती है। बहुत सारे ऐसे तत्व चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में कमी होने लग जाती है। तो इसमें जो पर्टिकुलर पूछा गया है कि त्वचा प्रभावित कौन से पोषक तत्व हैं जो त्वचा को प्रभावित करते हैं, वो देखते हैं। आइए, लोहार, आयोडीन, जिंक, पोटेशियम, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पाइड्रोक्सिन, पैथोनिक अम्ल, विटामिन के, कैल्शियम, फ्लोरीन, कॉपर और उपयुक्त सभी। तो बच्चों ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं हमें बॉडी में। अगर बॉडी में एक भी चीज़ की कमी होती है तो बैलेंस क्या होता है, खराब हो जाता है। और बैलेंस जब खराब होने लगता है तो बॉडी में एक दूसरे को प्रॉब्लम पहुंचाने लगते हैं। देखो, आपने आज एक नॉर्मल पोजीशन देखी होगी या नॉर्मल सिचुएशन आपने ये देखी होगी। आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो 15 से लेकर 22, 23, 25 तक मान के चलिए आप। इस डेट को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। कैसे, कि हेल्थ के बारे में आपको थोड़ा चीज़ें बताता हूँ मैं। कैसे बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये मिनरल्स की चीज़ें बता रहा हूँ आपको। मिनरल्स की कमी से आज लोग बच्चे कैसे जूझ रहे हैं। मैं एज ग्रुप ले रहा हूँ बच्चों 18 से लेकर 25 का। ये बच्चे आपने देखा होगा, ज़्यादातर जो डॉक्टर्स को क्लेम करते हैं वो बैक पेन की वजह से जा रहे हैं, नेक पेन की वजह से जा रहे हैं, गर्दन में पेन होना। ये जब पेन होते हैं ना, ये मेनली आपको बताओ बैक में पेन हो रहा है, किसी के गर्दन में पेन हो रहा है, किसी के पैरों में पेन हो रहा है। एक्चुअलिटी में इसका ये प्रॉब्लम है वेन्स का वीक हो जाना। वेन्स का वीक जब होते हैं, जब हमारे बॉडी में मिनरल्स और विटामिन की कमी आने लग जाती है। आज की आप मेन दिक्कत आपको नेक पेन होना, ठीक है, चेस्ट पेन होना, जैसे आप कई लोग सोचते हैं हार्ट अटैक की वजह से ऐसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। मेन जो प्रॉब्लम होती है, वेन्स जो होती है ना बच्चों हमारी बॉडी की, वो वीक हो जाती हैं, जिनके कारण पेन होने लग जाता है। ये और वेन्स कमजोर होती हैं जब बॉडी में मिनरल और विटामिन की कमी होने लगती है। और डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो हम डॉक्टर क्या करता है, V12 का एक इंजेक्शन लगा देता है, मिनरल, ठीक है, विटामिन, मल्टीविटामिन का एक इंजेक्शन लगा देगा आपको। ये सारी प्रोसेस आज के टाइम पे चल रही है और वो सारी चीज़ें हमें इन जो आपने एविडेंस दिख रहे हैं, ये पोषक तत्व जो हैं, इनकी कमी से चीज़ें होती हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा बच्चों डी। आइए, निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर के बारे में कौन सी सही चीज़ है। अब ये पूछा गया कि सचिन तेंदुलकर साहब के बारे में कौन सी बात सही है। तो देखिए, आइए देखते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में। वह प्रथम खिलाड़ी थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला। बिल्कुल सही बात है, प्रथम खिलाड़ी रहे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमारा देश का मुद्दा ये भी चला था कि सर मेजर ध्यानचंद को भी दिया जाए, लेकिन मेजर ध्यानचंद को ये पुरस्कार नहीं दिया गया था। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये सबसे कम उम्र में जीतने वाले भी थे। जब इनको मिला तब इनकी उम्र थी 40 साल। भारत रत्न भारत का सिविलियन अवार्ड है और सर्वोच्च अवार्ड है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि सिविलियन अवार्ड की जब बात आती है बच्चों, सिविलियन अवार्ड में हमारे भारत देश में 4 अवार्ड आते हैं, जिसमें 1 नंबर पर आता है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर क्या आता है बच्चों, पद्म भूषण, और फिर आता है बच्चों पद्मश्री। ऐसे करके 4 अवार्ड होते हैं और भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है जिसको सचिन तेंदुलकर साहब को सम्मानित किया गया। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा, वह 1997 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे। बिल्कुल सही बात है। अभी राजीव गांधी का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। हमारे भारत देश में खेलों के रूप में सर्वाधिक सर्वोच्च पुरस्कार जो था वो राजीव गांधी पुरस्कार था, बट अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम रख दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ये भी बात सही है भैया। उन्होंने अपना प्रथम एक दिवसीय शतक श्रीलंका के कोलंबो 9 सितंबर 1994 में इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था। ठीक है भाई, सही है ये बात, तो इनकी ये बात सही है एकदम। ये बात यहां से ध्यान रखना कि इन्होंने पहला शतक कोलंबो श्रीलंका में 1994 में लगाया था। 2012 में उन्हें भारतीय संसद उच्च सदन राज्यसभा के लिए नामांकन भी किया गया था। ये बात सारे सही है। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में सारे कथन सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन इसमें सही हैं। अब सचिन तेंदुलकर हैं कौन, तो हमारे देश के प्रतिष्ठित एक जो शख्सियत है, महान शख्सियतों में गिनी जाती है। इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है इन्हें, क्रिकेट का गॉड या क्रिकेट का भगवान कहा जाता है।
क्रिकेट का भगवान किन्हें कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को। इनके नाम हाईएस्ट सेंचुरी है, हाईएस्ट रन है बच्चों, इनके हाईएस्ट रन है, वो रन टेस्ट में और वनडे में है बच्चों। 2020 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टेस्ट और वनडे में हाईएस्ट रन जो हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर के साहब के। ठीक है, इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। अब क्रिकेट की बात आई है तो क्रिकेट को कंट्रोल करने वाला बोर्ड कौन सा है? क्रिकेट को देखो, अगर भारत की बात करें तो बीसीसीआई करता है और वर्ल्ड लेवल पर करें तो आईसीसी करता है। बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो है मुंबई में, ठीक है, और आईसीसी का जो मुख्य हेडक्वार्टर है वो है बच्चों दुबई में। और दुबई हेडक्वार्टर की जो स्थापना होती है, दुबई हेडक्वार्टर की जो स्थापना होती है 1909 में होती है, 1909 में होती है, और मुंबई में जो स्थापना होती है वो 1928 में होती है। ये तो बात की मैंने बीसीसीआई की और ये की आईसीसी की, तो ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हाल ही में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप को भारत देश ने जीता है। हाल ही में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है 2024 में, 2024 T20 वर्ल्ड कप हुआ है बच्चों हाल ही में। 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसको भारत ने जीता है। अब बात आती है कि भैया इसको होस्ट किसने किया है, तो किन दो देशों ने होस्ट किया था बच्चों? एक तो किया था यूएसए, और एक होस्ट करने वाला देश कौन सा था बच्चों? तो एक होस्ट करने वाला देश जो है वो है वेस्ट इंडीज। वो किसने होस्ट किया? वेस्ट इंडीज ने होस्ट किया, यूएसए एंड वेस्ट इंडीज। अब फाइनल मैच किसके बीच होता है बच्चों? फाइनल मैच जो हुआ दो देशों के मध्य ही होगा, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और जो विनर जो रहता है बच्चों वो इंडिया होता है। विनर कौन होता है बच्चों? इंडिया होता है। और विनर इंडिया है, रनर अप कौन हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। और एक बात यहां से ध्यान रखना कि जो कैप्टन होते हैं टीम इंडिया के, उनका नाम था रोहित शर्मा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये T20 वर्ल्ड कप की ये कहानी है। तो ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ये थे सचिन तेंदुलकर साहब, इनके बारे में हमने जानकारी ले ली है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, देन ही आप आंसर कर पाएंगे। देखिए, बैंकिंग लोकपाल की स्कीम लागू है। बैंकिंग में जो लोकपाल है, लोकपाल मतलब हम कोई शिकायत कर सकते हैं बैंकिंग को, उसको बैंकिंग जो हमने कहानियां हैं, बैंकिंग से प्रॉब्लम है, पारदर्शिता लाने के लिए हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं, भैया हमें बैंक से ये प्रॉब्लम है, हमारी इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो ये लवाई किस पे होता है, ये लगता किस पे है? ये हमसे पूछा गया है कि बैंकिंग लोकपाल लागू किस पे होता है? आरआरबी को छोड़कर अनुसूचित बड़े वाणिज्यिक बैंकों के व्यापार पर, आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के व्यापार पर, केवल सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक पर, सभी बैंकिंग कंपनियों पर। कई बच्चे क्या करेंगे ना, डी ऑप्शन कर देंगे। भैया नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है। डी ऑप्शन हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये आरबीआई के द्वारा नियुक्त किया गया है, ये बात भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये किसके द्वारा, आरबीआई किसके द्वारा बनाया गया है? ये आरबीआई के द्वारा बनाया गया है। अब बात आती है कि भैया आरबीआई निगरानी कर रहा है, तो ये जिसमें कमर्शियल बैंक भी शामिल है और आरआरबी भी शामिल है। कमर्शियल मतलब बैंक जितने टाइप बनते हैं आरआरबी और कमर्शियल बैंक के, वो सारे इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ऐसा कौन सा सही है? ऐसा ऑप्शन है बच्चों बी, आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ व्यापार। तो ये बच्चों आंसर इसका सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। कई लोग डी की तरफ जाएंगे लेकिन डी आंसर गलत है। इसमें सभी बैंकिंग कंपनी आ जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, कॉर्पोरेट वाली भी कंपनियां आ जाती हैं जो छोटे छोटे टर्म पर काम कर रही होती हैं, तो उसको हम शामिल नहीं करते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? बी आंसर हमारा हो जाता है, जिसमें आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को व्यापार पर अब निगरानी रखेगा, ठीक है। और कौन निगरानी कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आरबीआई की जो स्थापना होती है वो 1 अप्रैल 1935 में होती है। तब इसका मुख्यालय कोलकाता में होता है। और अभी बताना है कि भैया अभी इसका मुख्यालय कहाँ पे है। मैंने कई बार इस चीज़ को रिपीट भी किया है कि आरबीआई का मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा, गवर्नर भी पूछा जाएगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आरबीआई जो है, आरबीआई की जो स्थापना हुई है वो तो मैंने बता दिया आपको। अब बताना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी।
नेक्स्ट चलते हैं, आइए। इस सूची में जो दिए गए जैवमंडल रिजर्व हैं बच्चों, और वो किस किस राज्य में स्थित हैं, ये हमको यहाँ पे बताना है। इसको अब आगे बढ़ाते हैं, आ जाइए। सबसे पहले देखते हैं नीलगिरी। अब नीलगिरी के बारे में हमें पता रहना चाहिए कि ये कहाँ पे है बच्चों। नीलगिरी कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। नीलगिरी कहाँ पे है बच्चों, तमिलनाडु में है, ठीक है। मानस कहाँ पे बच्चों, असम में है, ठीक है। पंचमढ़ी कहाँ पे है बच्चों, पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। और सिमलीपाल कहाँ पे है बच्चों, ओडिशा में। और ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ है, ए में एक आ गया 3, ये रहा बच्चों, एक ऑप्शन ये मिल गया और एक ऑप्शन ये मिल गया। बी में पहुंच के 2 मिल गए, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो, ये तो सही हो गया ना, एलिमिनेट तो ये हो गया, 4 सही चल रहे हैं अपन। सी में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, सी में 2 ये रहा। तो आंसर क्या सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है, मानस असम में स्थित है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है और सिमलीपाल ओडिशा में है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। दूसरी बात आती है कि ओडिशा, उड़ीसा का एक्चुअल में नाम है अभी ओडिशा। इसको किस नाम से जानते हैं बच्चों हम लोग, अभी ओडिशा के नाम से जानते हैं। पहले नाम क्या हुआ करता था, कलिंग हुआ करता था इसका नाम। ओडिशा की कैपिटल क्या है बच्चों, भुवनेश्वर। ओडिशा की कैपिटल क्या है बच्चों, भुवनेश्वर है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है बच्चों वो क्या है, भोपाल। और मध्य प्रदेश की जो लार्जेस्ट सिटी है, मैं ये कैप्सूल्स बता रहा हूँ जीके के, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि केरल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, आप बोलोगे तिरुवनंतपुरम, लेकिन आंसर हमारा गलत है। जब ऐसे क्वेश्चन हमारे को आते हैं तो हम पता है क्या करते हैं, आउट ऑफ सिलेबस कह देते हैं। कहते हैं भैया ये तो एग्जाम हमें टीचर ने बताया ही नहीं था, ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको एक कैप्सूल की तरह बताऊंगा और एक बॉक्स बना के अभी यहाँ पे बताता चलूंगा। जैसे अगर आप क्लासेस को पूरी देखते हो तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको अलग से और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। देखो कैसे, ओडिशा का पुराना नाम कलिंग, कईयों को तो अभी पता लगा होगा, हाँ भाई ऐसा भी है क्या, ठीक है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो तो है भोपाल। वो क्या है बच्चों, भोपाल। लेकिन मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जो शहर है वो है ग्वालियर। कौन सा शहर है, ग्वालियर। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो कौन सा है, इंदौर है। क्लीनेस्ट सिटी, भारत की जो क्लीनेस्ट सिटी है वो कौन सी है बच्चों, इंदौर है। आओ तमिलनाडु, तमिलनाडु की जो कैपिटल है बच्चों वो क्या है, वो है चेन्नई। तमिलनाडु कैपिटल क्या है बच्चों, चेन्नई है। तो ये हमें यहाँ से याद रखना है, ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है। और असम की कैपिटल क्या है बच्चों, दिसपुर, ठीक है। ये बात यहां से ध्यान रखना। चलें अब आगे, चलो नेक्स्ट चलते हैं। गैस थर्मामीटर द्रव थर्मामीटर की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होती है। गैस थर्मामीटर द्रव थर्मामीटर की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होती है, क्योंकि गैस का विस्तार ज़्यादा होता है तो वो संवेदनशील होती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आप ढंग से थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर लेंगे और आंसर से ये मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। मैं आपको अभी ये भी बताता चलूँगा यहाँ से कि भैया इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करेंगे अपन। द्रव की अपेक्षा हल्का है, बात तो सही है। द्रव की अपेक्षा हल्का होता है क्या, देख लो भैया तुम्हारे सामने ही है। द्रव की अपेक्षा अधिक विस्तार करती है, सरलता से प्राप्त है, उनमें से कोई नहीं। गैस थर्मामीटर, तो इसका आंसर जो ज़्यादा सही है ना वो बी आंसर है, द्रव की अपेक्षा अधिक विस्तार करती है। ये बात अपन को यहाँ से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसको कॉमन सेंस से एक अप्रोच अपन कर सकते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसकी उपस्थिति के कारण होता है। इसको अप्रोच जब करेंगे तो हम अपने जीवन की तरफ देखते हैं। हम जब जीवन में हम देखते हैं ना, हम बहुत सारे खेल खेलते रहते हैं बच्चों। हम क्या करते हैं, बहुत सारे खेल खेलते रहते हैं। अब जब बहुत सारे खेल खेलते रहते हैं ना, तो जैसे हमारे घरों में देखा होगा, अब जब हम विंडो के पास बैठे रहते हैं, विंडो के पास बैठे रहते हैं तो लाइटिंग आ रही होती है, और या तो सन की लाइट हो सकती है, सन की लाइट ही मान के चलते हैं। सन की जब लाइट होती है तो हम देखते हैं कि उस जो विंडो है उससे कुछ निकल रहा है बाहर की तरफ, और बीच में हम देख रहे हैं कि धूल के कण उड़ते दिखाई दे रहे हैं। जो विसरण जो होता है वो धूल के कणों के कारण होता है। जैसे मैं आपको एक बना के दिखा भी देता हूँ। जैसे ये विंडो है बच्चों, और विंडो से जैसे ऐसे करके चीज़ें आ रही होती हैं, तो अब जो ये विसरण हमें दिखाई दे रहा है, हम बीच में देखते हैं कि ये धूल के कण होते हैं बच्चों। किसके कण होते हैं, धूल कण होते हैं। अब धूल कण जो होते हैं इनसे तो क्या होता है, विसरण होता है। इनसे तो क्या होता है बच्चों, विसरण होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप जैसे टिंडल प्रभाव को भी आप देख सकते हैं, तो इन चीज़ों का आंसर बहुत ही कॉमन सेंसफुल आप दे सकते हो अगर अपने लाइफ को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जिससे कि अपन परेशान हैं। जैसे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का कारण विसरण हो सकता है क्या,
हीलियम के कारण, जलवाष्प के कारण। आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि गैसेज के नाम दे रखे हैं बच्चों यहाँ पे, देखो। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब इस ऑप्शन को ढंग से देखना बच्चों, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इन चीज़ों को ढंग से देखना है, नहीं आप गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ढंग से देखना नहीं तो आप पक्का गड़बड़ करोगे। कैसे कि जहाँ पे देखो ऑप्शन है ना, ये वाला जो ये सीन दे रखा है, आप बोलोगे गलत दे रखा है। नहीं, गलत नहीं दे रखा, एकदम सही दे रखा है। लेकिन हम कितने महारथी हैं वो अभी अपन को पता लग जाएगा। देखो आओ कैसे, इसमें मैच करना है परमाणु रिएक्टर और पदार्थ। जैसे मॉडरेटर कहा मैंने क्या कहा, मॉडरेटर कहा। इसको थोड़ा सा अपन ऊपर कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, मैं इसको, हाँ अब दिख रहा है ना सभी को। हाँ, लिस्ट इसका ऊपर जाएगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि अपन को मेरे को ऑप्शन दिखाना है आपको। अब बच्चों ध्यान से देखना, वैसे कहा मॉडरेटर, मॉडरेटर का ए ऑप्शन है। क्या है बच्चों, ए ऑप्शन है। और ए में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ए का मॉडरेट 2 ये रहा, यूरेनियम। मॉडरेट कहाँ पे जाएगा, यूरेनियम में जाएगा। मॉडरेटर जो होता है वो कैसा होता है, यूरेनियम होता है। अब चलते हैं कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स जो होती है ना बच्चों, वो होती है बोरोन। कंट्रोल रॉड्स क्या होती है, बोरोन। अब देखो बी में 4 कहाँ है, बी ये रहा और 4 ये रहा। 2 भी तो देखना था, 2 तो किसी में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन यहीं पे एलिमिनेट हो जाता। अगर आपको एक ही पता था तो आंसर कर पाते। फिर चलते हैं सी में 1, फ्यूल रोड क्या होती है, सोडियम, ये बात भी सही है। शीतलतक क्या होता है, ग्रेफाइट, ये भी सही है। तो ऑप्शन ऑटोमेटिक सारे आपको मैच हो रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, अगर आपको एक भी चीज़ों के बारे में पता था तो भैया। अगर आप एक चीज़ भी पर जानकारी में रखते हैं तो चीज़ें आराम से ईजी वे में हो जाएंगी। ठीक, आओ नेक्स्ट चलते हैं। सिरका का व्यापारिक नाम क्या है। सिरका का मैं पहले आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ, CH3COOH, ये इसका केमिकल नेम हो जाता है। ठीक है, अब एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रोक्लोराइड, इथाइल एल्कोहल, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। इसका जो व्यापारिक नाम है वो है एसिटिक अम्ल। इसका मैंने केमिकल फॉर्मूला लिख दिया है CH3। इसको सिरका कहा जाता है, ये बात अपन को यहाँ से ध्यान रखनी है। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा गैस प्रकाश संश्लेषण के दौरान अवशोषित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण, जब पौधे, जैसे आज हम लोग हैं तो हमारी सरकार जो कहती है बच्चों, सरकार ये कह रही है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने, पेड़ लगाने। पेड़ लगाने से क्या होगा, जो पेड़ है ना अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो छोड़ेंगे। अब इस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब इस प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है तो अब इसका मीनिंग समझ जाता हूँ आपको। देखो कैसे कैसे ये काम करता है। जैसे मैंने कहा बच्चों ये पेड़ है, ठीक है, ये अपन का पेड़ हो गया। अब यहाँ से सूर्य की किरणें आ रही हैं। अब सूर्य की किरणें जब आ रही है बच्चों, देखो यहां से क्या कर रहा है, ये जो प्रकाश की किरणों को रासायनिक किरणों में बदलता है, मतलब प्रकाश को रासायनिक में बदलता है, प्रकाश को रासायनिक किरणों में बदलता है, रासायनिक रूप में बदलता है। ठीक है, ये भोजन बनाने के लिए। और जल जो लेता है रूट्स के थ्रू लेता है, धरती से। भूमि से क्या लेता है बच्चों, ये जल लेता है। भूमि से क्या लगता है बच्चों, जल लेता है। और ये प्रकाश से क्या ले लेता है, CO2, जो मार्केट में उड़ रही है ना उससे। मार्केट से मतलब है मेरा वातावरण में CO2 ले लेता है, इसको कन्वर्ट किस में कर देता है, O2 में कर देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी को क्या कर देता है, कन्वर्ट, जल के थ्रू भी एक प्रोसेस होता है, H2O मिलता है इसको, तो इसी से क्या बना लेता है, O2 बना लेता है। तो ये अवशोषण किसका कर रहा है, CO2 का। अपन को दे क्या रहा है, ये O2। तो यही तो पूछा था अपन को कि भैया अवशोषित क्या कर रहा है, CO2। ठीक है, और प्रकाश से खाना बना रहा है कि नहीं बना रहा, बिल्कुल बना रहा है। प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन भी कर रहा है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। बात समझ में आई कि नहीं है बच्चों, अब क्लियर करो। जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भैया भूमि के अंदर कैसी क्रिया होती है। H2O रासायनिक ऊर्जा, CO2 को ले रहा है भैया ये, और दे क्या रहा है बच्चों अपन को, O2 देता है। अगर ये रिवर्स क्वेश्चन भी अपन से पूछ लिया जाता तो इसका आंसर क्या हो जाता, O2 हो जाता। रिवर्स अगर पूछता तो O2। और अभी जो क्वेश्चन का आंसर होगा कि अवशोषित के बारे में ये पूछ रहा है, तो अवशोषित में क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की। बौद्ध जो चौथी जो संगति होती है कुंडल वन जम्मू कश्मीर में होती है।
वहाँ जो होती है वो कनिष्क के अंडर में होती है, जो कुषाण राजवंश का बहुत प्रतापी राजा होता है। एक्चुअली में वास्तविक संस्थापक भी कुषाण राजवंश का कनिष्क को ही कहा जाता है। ये 72 में होती है। कब होती है? 72 में होती है बच्चों। अब बात ये आती है कि उसके प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन थे और सेक्रेटरी कौन थे। सेक्रेटरी यानी कि सचिव, पहले मैं आपसे बात करूं, चतुर्थ कश्मीर में होती है, किसके अंडर में होती है, किस राजा के अंडर में थी? तो अंडर जो किंग में था वो था कुषाण राजवंश का कनिष्क। और कनिष्क बहुत ही प्रतापी राजा था बच्चों, बहुत ही ज़्यादा प्रतापी। कुषाण राजवंश की जो लाज बचाई ना, और जिसको वास्तविक रूप से कुषाण राजवंश को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया वो कनिष्क ने ही किया था। इसी के अंडर में 72 में चौथी बौद्ध संगति ऑर्गेनाइज की गई थी, फोर्थ बौद्ध काउंसिल। फोर्थ बौद्ध काउंसिल जो लागू की जाती है, उसके जो प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट के अध्यक्ष के बारे में ही पूछा है तो वासुमित्र होते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं बच्चों कौन होते हैं? वसुमित्र होते हैं। अगर यहां से क्वेश्चन ये पूछता कि सचिव कौन थे तो आंसर चेंज हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि सचिव कौन थे तो सचिव जो आंसर होगा वो होगा अश्वघोष। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि सचिव कौन है तो सचिव तो है अश्वघोष साहब, और सेक्रेटरी कौन है? वसुमित्रा। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं बच्चों, ठीक है। अगर राजा किसके अंडर में हुई है? कुषाण राजवंश के कनिष्क राजा के अंडर में। कब हुई है? 72 में हुई है। अब इसमें बौद्ध संगति में एक्चुअल में होता क्या है? तो बौद्ध संगति में क्या हो जाता है कि जो बौद्ध धर्म था, दो स्प्लिट हो जाता है, दो चीज़ों में स्प्लिट हो जाता है, जिसको बोलते हैं हीनयान और महायान। दो चीज़ों में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं बच्चों महायान, एक को क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म दो चीजों में स्प्लिट होता है, एक को बोलते हैं बच्चों महायान और हीनयान। महायान जो है आपने देखा होगा नॉर्थ जो कंट्री है, उत्तरी जो देश है उनमें है, जैसे चाइना, मंगोलिया, जापान। ये थोड़ा इधर चला जाता लेकिन मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये अलग अलग देशों में कौन से किसका ज़्यादा प्रसार हुआ था? महायान। महायान का मतलब होता है, ये संस्कृत वर्ड है बच्चों, महायान का जो मतलब है महान वाहन। महान वाहन, ये जो लोग थे ना, ये जो महायान वाले जो लोग थे, ये मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध कब किस काउंसिल में दो चीज़ों में डिवाइड स्प्लिट हो जाता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए सर, फोर्थ काउंसिल में होता है, किस राजा के अंडर में होती है, कौन प्रेसिडेंट होता है, कौन इसका सेक्रेटरी होता है। और इधर जो हीनयान वाले हैं ये मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वसुमित्रा। ये बात ध्यान रखिएगा क्लियरली। अगर यहाँ से सेक्रेटरी अगर पूछा जाता तो भाई अलग आंसर होता, सेक्रेटरी में अश्वघोष को करना पड़ता, ठीक। तो आंसर हो गया हमारा बी। अब चलते हैं, संगम काल में तमिल का सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता कौन था? संगम काल। संगम काल ये बहुत ही एक प्राचीन काल तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन है प्राचीन। और एक संगम काल के बारे में बता दूं, संगम काल में जो राजा थे ना वो सारे लोग बिजनेस किया करते थे। संगम काल में जो ज़्यादातर राजा थे ना वो बिजनेस किया करते थे बच्चों। कैसे बिजनेस किया करते थे कि हीरो का बिजनेस, मतलब डायमंड का, जोहरी मतलब सोना चांदी का बिजनेस करते थे। इसमें चोल, चेराज, पांड्याज आते थे। संगम राजवंश में जो लोग आते हैं, संगम राजवंश में, संगम एरा में आप कह सकते हो, जो लोग थे चोलाज, चेराज, पांड्याज, ये लोग सारे लोग शामिल थे, ठीक है। जो देवता की पूजा की जाती थी तो मुरुगन की जाती थी बच्चों। जिस देवता को प्रचलित थे वो मुरुगन देवता थे। मुरुगन देवता की पूजा की जाती थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। इन सभी राजवंशों में जो रिचेस्ट राजवंश था वो पांड्या राजवंश था। और संगम काल के बारे में बताता हूँ, तमिल ग्रंथ के बारे में बताता हूँ। तमिल एक ऐसी लैंग्वेज है जो प्राचीन समय से आज तक यूज की जा रही, बहुत प्राचीनतम है। बोले सर संस्कृत तो इससे भी प्राचीन है, लेकिन संस्कृत आज पूरे एक कंट्री में, पूरे एक स्टेट में, पूरे एक डिस्ट्रिक्ट तक में भी लागू नहीं है।
लेकिन तमिलनाडु में तमिल एक पूरे स्टेट की लैंग्वेज है, तो ये सबसे प्राचीनतम लैंग्वेज है, क्लासिकल प्राचीन लैंग्वेज है जो आज भी यूज की जाती है। तो आपसे अगर पूछा जाएगी ऐसी प्राचीन लैंग्वेज, ऐसी कौन सी क्लासिकल प्राचीन लैंग्वेज है जो आज भी यूज होती है, तो वो तमिल है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपके, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है, ऐसी कौन सी भाषा है, ऐसी कौन सी भाषा है जो प्राचीन समय से ऐसी कौन सी भाषा, शास्त्रीय भाषा करो बच्चों, इसको क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज समय से आज तक यूज की जा रही है, आज तक उपयोग किया जा रहा है, आज तक उपयोग किया जा रहा है। अब मैं आपसे क्या कहूँ इसमें, ये देखो उपयोग किया जा रहा है आज, तो आप बोलोगे सर संस्कृत का किया जा रहा है, संस्कृत भी तो क्लासिकल लैंग्वेज है बेटा, लेकिन जितना ब्रॉड जाइंट तरीके से तमिल लैंग्वेज का यूज होता है उतना संस्कृत का नहीं होता है। तो हमारा आंसर होगा तमिल। तमिलनाडु में पूरी तरीके से इस बोली जाती है। आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु की लैंग्वेज क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए ये आ रहा तमिल, तो तमिल लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। आप यहाँ से अब आगे बढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मुरुगन देवता। मुरुगन देवता को एक तमिलकम नाम भी कहा जाता है, इसको दूसरा नाम क्या है, तमिलकम देवता। दूसरा नाम क्या है इनका, तमिलकम देवता, तमिलकम देवता। ये दूसरा नाम है किनका, मुरुगन का। मुरुगन का जो दूसरा नाम है वो तमिलकम है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि नहीं रखनी। ठीक है, आगे चल सकते हैं अपन, चलिए आगे चलते हैं। देखिए भैया, अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया। अकबर एक जानती हो, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक 14 साल का राजा, 14 साल का एक लड़का, 14 साल का एक अनपढ़ लड़का हमारे देश में राज्य करता है और बहुत तरीके से करता है भाई। इसका एक पॉलिसी मुझे बहुत पसंद आती है कि इंटेलिजेंट लोगों को ना अपने अंडर में रखता था। और आप देखिएगा जितनी भी स्ट्राइक्स हुई हैं, जितनी भी चीज़ें हुई हैं हमारे देश में कहीं पे भी, वो इंटेलिजेंट लोगों के द्वारा ही की जाती हैं। कैसे कि इसका नवरत्न एक सीरीज आपने देखी होगी, 9 जम्स जिनको हम बोलते हैं। 9 जम्स में बहुत चुनिंदा लोग थे जो लड़ने में माहिर थे, संगीत में माहिर थे, मैथमेटिक्स में माहिर थे, संगीत मतलब हर वो चीज़ जो टॉपेस्ट लेवल पे हो सकती है सब शामिल थे इसके पास। तो इसने कंट्रोल किया, उनको रेस्पेक्ट दी। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ से कि जो ज्ञान है, अगर आपको नॉलेज है तो आपकी रेस्पेक्ट बनती है, आपको यदि नॉलेज है तो आपको वो रेस्पेक्ट बनती है। तो ये सारे नॉलेजेबल इंटेलिजेंट व्यक्ति को अपने अंडर में रखा करता था। ठीक है, तो 1576 में क्या करता है अकबर, बंगाल और बिहार को अपने राज्य में मिला लेता है। अब ये आता है कि अकबर का जो एक्चुअल में नाम था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन बच्चों मोहम्मद। इसका जो जन्म होता है वो 1542 में होता है। कब होता है, 1542 में। और मैंने कहा था आपसे कि भैया ये राजा जो बनता है ना 14 साल की उम्र में बनता है, तो ईयर कब बन जाएगा राजा, जब हो इसके फादर हुमायूं की जब डेथ होती है तो 1556 में। ठीक है, 1556 में क्या बन जाता है, ये राजा बनता है। इसका जो संरक्षक होता है वो बहरम खां होता है बच्चों। संरक्षक कौन होता है, बहरम खां। बात समझ में आई कि नहीं है, बहरम खां होता है। अब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये बहुत ही एक खुकार आदमी था। इसने क्या किया कि आगरा का किला भी बनवा दिया। बोला लो रजियो जिंदगी, आगरा का किला। दीन ए इलाही एक धर्म भी बनाया इसने, दीन ए इलाही। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का किला इसने ही बनवाया था, जो अकबर की असफल राजधानी भी कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी का किला जो क्या कहा जाता है, अकबर की असफल राजधानी कहा जाता है, अकबर की असफल राजधानी भी कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो ये अकबर की एक छोटी सी जानकारी है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में से किसे लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी नहीं दी गई थी। ठीक है, 23 मार्च 1931 एक डेट है हमारे इतिहास में। 23 मार्च
1931, जब 3 लोगों को फांसी दी गई थी, जिनमें कौन कौन शामिल थे? राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। इन तीनों लोगों को फांसी दी जाती है, लेकिन अजीत सिंह को फांसी नहीं दी जाती है। यही हमसे क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि हमसे पूछा गया है कि लाहौर षड्यंत्र केस में किसको फांसी नहीं दी जाती है, तो ये अजीत सिंह को नहीं दी जाती है। और 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को फांसी दी जाती है, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। और इतिहास में हम ये देखते हैं, इतिहास में बहुत ज़्यादा ये सुना जाता है कि हम लोग, यानी हम क्या, गांधी जी जो भगत सिंह थे उनकी फांसी रोक सकते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनकी फांसी रोकने के लिए इतने पावर्स नहीं थे। कुछ सिनेरियो इस तरीके के बनते हैं कि गांधी जी उस फांसी को नहीं रोक सकते थे, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग या आप इतिहास के कुछ जानकार इस बात को कहते हैं कि वो रोक सकते थे। और कुछ 1-2 मत यहाँ पे निकल के आते हैं कि एक मत, एक जो तबका है वो ये बोलता है कि गांधी जी इनको बचा सकते थे, फांसी लगने से रोक सकते थे, और एक तबका ये बोलता है कि भैया नहीं रोका जा सकता था, एक बोलता है नहीं रोका जा सकता था। 2 चीज़ हमें निकल के आती हैं और दोनों चीज़ें एकदम एक्यूरेट भी होती हैं कि दोनों चीज़ों के लिए 2 ओपिनियन होना जरूरी है और दोनों ओपिनियन पर लोग खड़े उतरते हैं। लेकिन मैं अपनी ओपिनियन क्या है, अपनी ओपिनियन ये है कि बच्चे वो नहीं रोक सकते थे। क्यों नहीं रोक सकते थे? क्योंकि महात्मा गांधी के पास इतनी पावर्स नहीं थी, ना ही वो अंग्रेजों की सेना में कोई ऐसा वर्चस्व रखते थे, ना ही उन लोगों में अपनी इम्पोर्टेंसी तो ठीक, लेकिन कोई पद ऐसा नहीं था कि जो अपने आप से कह सकें कि भैया मैं इनकी फांसी रोकना चाहता हूँ और आप रोक दीजिए। ऐसा कुछ भी सीन नहीं था बच्चों। तो आप ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी और जो भगत सिंह होते हैं उनकी फांसी नहीं रोक सकते थे। ठीक है, ये बात अपन को यहाँ से ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस देश की सीमा ब्राजील के साथ नहीं लगती? ब्राजील की जो सीमा है, ब्राजील अपने आप में बहुत बड़ा और एक साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ अमेरिका में जितने भी कंट्री है ना, सबसे लगभग ब्राजील की सीमा लगती है, सिवाय चिली और इक्वाडोर के। 2 कंट्रियों को ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती, एक तो चिली है और इक्वाडोर है, और बाकी साउथ अमेरिका में जितनी भी कंट्री हैं लगभग सबसे इसकी सीमा लगती है ब्राज़ील की। ब्राज़ील जो वर्ड है वो ब्राज़ील से आया है, और ब्राज़ील से आया, इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया, और ब्रासीलिया भी उसे बोल दिया जाता है। इसकी जो करेंसी है वो रियाद है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो इक्वाडोर से इसकी सीमा नहीं लगती है, और इसके साथ आंसर अगर चिली होता तो वो भी आंसर उसका होता। बोलिविया से लगती है, अर्जेंटीना से लगती है, उरुग्वे से लगती है। साउथ अमेरिका के ये कंट्री जो है, यानी कि मैं अपन बात कर रहे हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील की जो सीमा है चिली और इक्वाडोर से नहीं लगती है। ये साउथ अमेरिका की कंट्री है बच्चों। किसकी कंट्री है? साउथ अमेरिका की कंट्री है। इसकी जो करेंसी है बच्चों रियाद है। ठीक है, और करेंसी हो गई है, साउथ अमेरिका हो गया। अब एक और बात इसके ध्यान रखने, कैपिटल वो ब्राज़ीलिया भी बोल देते हैं कई लोग, इसको प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ करते हैं, और कई लोग इसे ब्रासीलिया भी बोल देते हैं। और एक्चुअल में ये जो ब्राज़ीलिया नाम रखा गया है वो ब्राज़ील से रखा गया है। कहाँ से रखा गया बच्चों? ब्राज़ील जो नाम है, ये जो नाम आया है वो ब्राज़ील से आया है बच्चों। कहाँ से आया है? यहाँ से आया है इसका नाम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चिली, सॉरी इक्वाडोर हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट पर। नंदा देवी का चोटी का भाग है। भारत की 3rd सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, और नंदा देवी भारत की में पूर्णतः स्थित होने वाली सबसे ऊंची चोटी भी है। K2 कंचनजंगा है, ठीक है, और एक गॉडविन आस्टिन है, और एक है बच्चों माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी आती है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ये बहुत सब बच्चों को पता है भैया, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट, इसकी जो लेंथ है बच्चों वो कितनी है? 8,850 मीटर। ठीक है, इसके बाद K2 आती है, ठीक है, कंचनजुंगा आती है। अब जब मैं 3rd नंबर पे बताता हूं, ये देखो K2, गॉडविन आस्टिन और कंचनजुंगा, एक तो POK में स्थित है और एक भारत और नेपाल में स्थित है इसका, ठीक है। लेकिन नंदा देवी एक ऐसी पीक है बच्चों, नंदा देवी पूर्णतः भारत में स्थित है। ये पूर्णतः भारत में
स्थित है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। पूर्णतः कहाँ पे स्थित है? ये भारत में स्थित है। नंदा देवी पूर्णतः भारत में स्थित है। क्लियर आया? ठीक है। इसकी जो टोटल हाइट है वो 7,817 मीटर है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय के किस हिस्से में स्थित है। ये हमसे पूछा गया है कि हिमालय के किस हिस्से में ये स्थित है। चलो आओ मैं उसको डायग्राम भी बना देता हूँ, ये किस हिस्से में स्थित है बच्चों। ठीक है, आओ जैसे मैं आपको कहूँ नेपाल के हिमालय के अपन कुछ हिस्से करते हैं बच्चों, जो आपको यहाँ से क्लियर होंगी चीज़ें। एक हिस्सा मैं ये कर लेता हूँ, एक ये और ये हो गया। यहाँ से जो बहती है वो सिंधु नदी बहती है, इंडस। ठीक है, सिंधु के बाद है बच्चों सतलज, फिर आती है बच्चों काली, फिर आती है बच्चों तिस्ता, और तिस्ता के बाद जो आती है ऐसे करके इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ये नदियों के अकॉर्डिंग चीज़ें बांटी हुई हैं। सिंधु और सतलज के बीच में जो है उसे बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं बच्चों? पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच को बोलते हैं बच्चों कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। ठीक है, और यहाँ इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, और इसको बोलते हैं बच्चों असम हिमालय। तो हमसे पूछा गया है कि नंदा देवी कहाँ पे है, तो नंदा देवी है कुमाऊं हिमालय में। नंदा देवी कहाँ पे है बच्चों? कुमाऊं हिमालय में। तो ये नदियों के अकॉर्डिंग हिमालय को बांटा गया है। नदियों के अकॉर्डिंग हिमालय को बांटा गया है। सिंधु और सतलज वाले हिस्से को पंजाब बोला जाता है, सतलज और काली वाले को कुमाऊं बोला जाता है, काली और तिस्ता वाले को नेपाल बोला जाता है, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र वाले बीच वाले स्थान को असम हिमालय बोला जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, और हमारा आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं, ये सारे पंजाब हिमालय मैंने बता दिया है। अगर आपको जो पुरानी वाली प्रीवियस जो मैंने अभी बताया, वीडियो को रिवाइंड करना, तो पंजाब हिमालय कहाँ पर है, नेपाल हिमालय कहाँ पर, असम, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी बच्चों। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? कुमाऊं हिमालय यहाँ से हो गया। और कुमाऊं कहाँ पे है ये भी आपको बता दूं, उत्तराखंड में है बच्चों। उत्तराखंड का जो पुराना नाम था ना वो था उत्तरांचल। उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था? उत्तरांचल। ये जो होता है यूपी से अलग होता है, और कब अलग होता है? ईयर 2000 में ये अलग हो जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल है, जो यूपी से अलग होता है। यूपी से कब अलग होता है? ईयर 2000 में ये अलग होता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। भारत में सूचना का अधिकार है, इसमें दे रखा है राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, हमें ये जो राइट टू इंडिया इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों पारदर्शिता लाने के लिए की जाती है। किस लिए की जाती है? कि सरकार और लोगों के मध्य में क्या हो? पारदर्शिता हो, कि भाई किसी भी प्रकार की सारी सूचनाएं जो हैं लोगों तक पहुंच पाएं। सूचनाएं जो इंफॉर्मेशन हैं लोगों तक पहुंच पाएं, ठीक है। ये पूछा गया है कि किस श्रेणी में आता है? मूल अधिकार की में आता है, यानी फंडामेंटल राइट्स में आता है, लीगल राइट्स में आता है, बोथ फंडामेंटल एंड लीगल राइट या नन ऑफ दीज। तो ये जो आता है बच्चों फंडामेंटल राइट्स में आता है। कहाँ पर आता है बच्चों? ये फंडामेंटल राइट्स में ये आता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट चलते हैं। सिद्धांत, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? 36 से 51, 36 से लेके 51 के बीच में क्या है बच्चों? ये है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जिन अनुच्छेदों के बीच में नीति निर्देशक तत्व आते हैं वो कौन सा है बच्चों? 36 से लेके 51। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। आइए, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन कहा जाता है? भारतीय जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर को किया था। संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाते हैं, 1949। लेकिन स्वीकार जो किया जाता है 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। संविधान जो बनकर रेडी हुआ था 11 महीने 18 दिन में हुआ था बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं है? 11 मंथ 18 दिन में ये रेडी होता है संविधान। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है लिखित, सब एक तो है विदाउट रिटर्न,
ठीक है। विदाउट रिटर्न जो सबसे पुराना है बच्चों वो ब्रिटेन का है, सबसे पुराना 1215 ब्रिटेन का है। अगर सबसे पुराने की लिखित की बात करूं, रिटर्न की, लिखित संविधान सबसे पुराना, लिखित संविधान सबसे पुराना वो किसका है? वो अमेरिका का है। और लिखित संविधान सबसे बड़ा हमारे भारत देश का है। लिखित संविधान सबसे बड़ा कहाँ का है बच्चों? भारत का है। और सबसे न्यूएस्ट यानी कि सबसे नया लिखित संविधान, सबसे नया लिखित संविधान वो है बच्चों नेपाल का। कब लिखा गया था बच्चों? 2015 में। तो ये स्टार बना लेना, सभी पे स्टार बना लो भैया, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदाउट रिटर्न सबसे पुराना ब्रिटेन का है, सबसे बड़ा भी है। आपको मैं बता दूं सबसे बड़ा है और लिखित नहीं है, ये ब्रिटेन का है। और अगर लिखित सबसे बड़ा पूछे तो भारत देश हमारे का है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। हाँ, अब इस संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो इसका संरक्षक कौन है भैया? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 किस समिति की सिफारिश पर की गई थी बच्चों? ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो किसकी सिफारिश से किया जाता है ये हमसे बच्चों पूछा गया है। तो आओ देखते हैं। पहली बात मैं बता दूं, राष्ट्रीय बीज नीति 2002 ये किसानों के लिए फायदा पहुंचाना था, ये किसानों की आय में सुधार करना था, किसानों की आय में सुधार करना था। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो ये जो समिति बनाई जाती है एम.बी. राव समिति के द्वारा या उनकी सिफारिश पर यह कार्य किया जाता है, राष्ट्रीय बीज नीति 2002। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा एम.बी. राव समिति। ठीक है, भारत में प्रथम 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा होती है बच्चों। 20 पॉइंट्स रखे गए थे और इसमें घोषणा की गई थी और कब की गई थी ये हमसे पूछा गया। इसको 2 बार रिवाइज भी किया जा चुका है, 1975 में बनकर रेडी हो जाता है 20 सूत्रीय। ये भी किसानों से रिलेटेड होता है। 1975 में इसको बना दिया जाता है, उसके बाद 2 बार इसको रिवाइज किया जा चुका है बच्चों। कितनी बार रिवाइज किया जा चुका है? 2 बार इसको रिवाइज किया जा चुका है। एक 1982 में किया जाता है और एक 1986 में इसको रिवाइज किया जाता है। तो इसमें जो संशोधन किया गया है बच्चों, संशोधन 1982 में किया जाता है और दूसरा जो संशोधन किया जाता है बच्चों 1986 में किया जाता है। और बनके कब रेडी हो जाता है? 1975 में ये बनके रेडी हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा जलवायु अधिनियम पारित करने वाला प्रथम देश बना? अगर मैं ऐसे बोलता कि जलवायु इमरजेंसी करने वाला कौन सा देश बना? यहाँ से 2 क्वेश्चन बच्चों, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन के 2 टाइप बता रहा हूँ मैं यहाँ से। एग्जाम अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा दिया ना तो आपको जीके जो है बहुत डिफिकल्ट लगने लग जाएगी। इसी वजह से मैं हर एक टाइप को किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है उसके 2 से 3 टाइप क्वेश्चन के साथ साथ बताता चल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगी। सिर्फ आंसर आपको बता दिया जाएगा और ऑप्शन के बारे में थोड़ा बहुत एलिब्रेट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं एक क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे आ गया तो क्या करना और ऐसे आ गया तो क्या करना। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप, इसमें बोला गया जलवायु अधिनियम पारित करने वाला प्रथम देश बना। अगर मैं यही क्वेश्चन पूछता और गूगल पे जाओगे तो भी ये क्या होगा? पहला देश जहां क्लाइमेट इमरजेंसी लगी। क्लाइमेट इमरजेंसी लगी, ये 2 क्वेश्चन है। एक तो क्लाइमेट इमरजेंसी लगना और एक है बच्चों क्लाइमेट एक्ट पारित होना। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों में अलग अलग आंसर आएगा। अगर ये क्वेश्चन जब पूछे आपसे तब तो आपको आंसर करना है बच्चों इंग्लैंड, तब आंसर क्या करना है? इंग्लैंड। अगर क्लाइमेट एक्ट पूछे तो कनाडा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो आओ ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। तो ये रहा कनाडा,
ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अगर इमरजेंसी पूछता तो आंसर क्या हो जाता हमारा, इमरजेंसी पूछता तो इंग्लैंड, अगर एक्ट पूछा तो कनाडा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन मर्ज हो जाते हैं और बच्चे या तो इंग्लैंड कर देते हैं या कनाडा करते हैं, जो एक्चुअल में जो आंसर होता है वो लोग करते ही नहीं है। बियॉन्ड द लाइन्स आत्मकथा लिखी गई है, बियॉन्ड द लाइन्स है वो किसकी है, तो यह है कुलदीप नायर द्वारा ये लिखी गई है बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। कुलदीप नायर जी के द्वारा या नैयर के द्वारा ये बुक लिखी गई, बियॉन्ड द लाइन्स एक आत्मकथा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। FIPIC का अर्थ क्या है, ये हमसे बच्चों पूछा गया है। ठीक है, आओ इसमें अपन देखते हैं क्या है इसका मतलब है। फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइसलैंड, फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक। अब पी का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, यहां से आप बताओ। फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइसलैंड, आई से क्या हो जाएगा बच्चों, आइसलैंड। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखनी है। ठीक है, याद रख लोगे ये चीज। तो अपन को किसका पूछा गया, ऐप का फोरम हो गया, आई का इंडिया हो गया, पी का पूछा गया तो पैसिफिक हो गया। और इनका पूछ ले तो क्या करोगे सर, तो आई का मतलब आइसलैंड कर दो और सी का मतलब कोऑपरेशन कर दो, कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो हमसे ये आंसर पूछा गया। अब देखो है क्या कहीं पे, सी बी आंसर पैसिफिक हो जाएगा बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पैसिफिक हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ठीक है, अब आ जाओ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं जिससे आपको ऑप्शन सारे दिखते रहें। ये देखो भैया, ऑप्शन सबको दिख रहे हैं। ठीक है, आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले देखते हैं जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन क्या है बच्चों, कोशिका का विभाजन करता है। जिब्रेलिन क्या करता है, ठीक है, कोशिका का विभाजन करता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। या एथिलीन, अब इसमें देखो ऑप्शन में देख पा रहा हूं तो इसमें उल्टा ऑप्शन चल रहा है। देखो ए में क्या देखना है, 2 देखना है, ए में क्या देखना है 2। तो ए के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। फलों का पकना किसके कारण होता है बच्चों, फलों का पकना एथिलीन के कारण होता है। फलों का पकना किसके कारण होता है, एथिलीन के कारण होता है। मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूं कि ऑप्शन, ये क्वेश्चन गलत नहीं है। आप ये सोचो कि ऑप्शन ऊपर नीचे दे रखे हैं, ऊपर ये जो क्रम देता है, जो आपका माइंड पहले से तैयार है ना, ऐसे ऑप्शन नहीं है, ये डिफरेंट है। अपन को यहाँ से और क्वेश्चनों में क्या होता था, आप ऐसे चलते थे ऐसे करके, अब हम ऐसे उल्टे चलेंगे इधर। तो चलो अपन इस क्वेश्चन को करते हैं अपन लोग। अभी देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप लोग इसको। मैं आप बोल रहा हूं कि यहां से चलते, फलों का पकना। फलों का पकना क्या करता है, एथिलीन करता है। देखो ए में 2 है क्या, एक तो इस वाले में है और इस वाले में है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोश का विभाजन कौन करता है बच्चों, कोश का विभाजन जो करता है साइटोकाइनिन करता है। अब देखो आगे बी में 3 है क्या, ये देखो ये दोनों ही चल रहे हैं, तो बाकी ये दो तो एलिमिनेट ही हो गए, बी और सी तो एलिमिनेट हो गए। अब आ जाओ आगे, सभी विकास प्रक्रियाओं का अवरोधक, विकास जो प्रक्रियाएं हैं उनका अवरोधक कौन होता है, जिब्रेलिन होता है या एप्सिक अम्ल होता है। तो आंसर ये हो जाएगा, सी में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब चलते हैं, लंबाई में वृद्धि में कौन सहायक होता है, जिब्रेलिन होता है। तो हमको उल्टा चलना था इसमें। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं। अब जब उल्टा चलेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 1। तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी आ गया। और कई बच्चे इसको जब करेंगे एग्जाम में, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, एग्जाम में देखना क्या बोलेंगे, ऑप्शन ही गलत है, बट इसमें उल्टा चलना था। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, आओ चलते हैं। तो आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया हमारा। कोल गैस जो कि बहुत सी गैसों का मिश्रण है, निम्न में से अवयव इसके संगठन का सबसे बड़ा भाग होता है। हमसे पूछा गया है जो कोल गैस जो होती हैं उसमें सबसे बड़ा भाग किसका होता है बच्चों, ये हमसे पूछा गया है। कितना होता है, कैसे होता है, ये हम बताते हैं आपको। ठीक है, आओ चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सारी चीजें देखते हैं तो क्या आंसर आता है वो देखते हैं। देखो एक बार, ठीक है, आओ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन की मात्रा लगभग 50% होती है। ठीक है, मीथेन की जो मात्रा होती है वो 35%, ऐसे लिखा मिलेगा आपको 30 से 35। मैं इसका मैक्सिमम पार्ट लेके चल रहा हूँ। इसका जो पार्ट आपको दिखने को मिलेगा वो ये मिलेगा भैया 40-50%। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन जो होता है हाईएस्ट रहता है बच्चों। क्या होता है, हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ना के बराबर होते हैं। जो अवयवों में सर्वाधिक होता है वो हाइड्रोजन होता है, लगभग 50% के। दूसरे पे आता है मीथेन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। कि कोल गैस में सबसे ज्यादा जिस गैस की मात्रा होती है हाइड्रोजन, फिर मीथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बात यहाँ से इनकी जो सीरीज है वो भी हमें याद रखनी है। आओ,
निम्न में से कौन सा कागज पर फिंगरप्रिंट को खोजने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये पराबैंगनी जो किरणें होती हैं ये होता है बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक, आओ नेक्स्ट चलते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा किससे पराजित होते हैं? अहमद शाह अब्दाली, मराठाज। दो लोगों के, अफगान के एक व्यक्ति था अहमद शाह अब्दाली और दुर्रानी भी था। ठीक है, जो दुर्रानी जो किसी तरफ से लड़ रहा था वो मराठाओं की तरफ से लड़ रहा था। ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि थर्ड जो बैटल होता है ना, उसको हारने के कारण खुद मराठा ही थे। मराठा जब युद्ध करने जाते हैं ना बच्चों, अपने परिवार को साथ लेके जाते हैं, अपनी वाइफ, बच्चे, उनको साथ लेकर जाते हैं। जब व्यक्ति जब अपने साथ ऐसे जब करता है तो वो अपने आप को वीकनेस या कमज़ोर फील करने लग जाता है। तो उसमें एक ट्विस्ट जब आता है, ये हरियाणा के पास है पानीपत जगह, दिल्ली से थोड़ी सी दूर है, वहाँ पे ये युद्ध होता है। जब मराठा लोग जब युद्ध करने जा रहे थे तो बीच में एक राजा आते हैं, सूरजमल साहब। सूरजमल आपने पानीपत मूवी में देखा होगा, उनको थोड़ा सा नेगेटिव दिखाया गया। वो इतिहास, वो मूवी वाले हैं भैया, कुछ भी दिखा सकते हैं। हमारे इतिहास को जो तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है, बहुत तरीके से दिखाया जाता है, गलत दिखाया जाता है, तोड़ मरोड़ के बहुत बेहतरीन तरीके से तोड़ा जाता है। जैसे मैं एक अभी मूवी आई थी एक, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान में जो मैन कैरेक्टर जो प्ले कर रहे थे वो अक्षय कुमार साहब थे। उनकी एज लगभग 50 प्लस रही होगी, 50-55 साल हुई है अभी करंट में। और पृथ्वीराज चौहान की डेथ तो 23 साल की उम्र में ही हो गई थी। तो कम से कम एज का तो कम लिहाज किया होता कि कम, जो इतना परफॉर्मेंस तो क्या ही की, क्योंकि इतिहास अब ऐसे बात हो रही थी जब दो राजाओं के बीच, या पृथ्वीराज चौहान जब बात किया करते होंगे तो बहुत ही एरोगेंट टाइप बात किया करते होंगे, क्योंकि राजा का एक ओहदा होता है। और उस मूवी में हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान यानी अक्षय कुमार एक नॉर्मली बात करते हैं अपने सेना वालों से, बाकी सभी लोगों से। संजय दत्त का भी कैरेक्टर उसमें होता है। तो ऐसे करके हमारे जो बॉलीवुड वाले हमारे इतिहास को इतनी बुरी तरीके से दिखाते हैं जो हम खुद बिलीव नहीं कर पाते हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान हुआ, महाराणा प्रताप हुए, उनके पैरेलल कोई बुक्स ही नहीं लिखी गई हैं। तो अब चलो अपने मुद्दे पर अगेन वापस आता हूँ। अफगान की तरफ से लड़ने वाले थे अहमद शाह अब्दाली, और मराठा जो युद्ध करने जा रहे थे अपने परिवारों के साथ जा रहे थे, जिनका उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा। यह उनको एक बीच में भरतपुर के महाराजा सूरजमल साहब मिलते हैं और वो कहते हैं कि भैया देखो, तुम इन जो अपने वाइफ बच्चों को साथ लेके जा रहे हो ना, इनको साथ मत लेके जाओ, आप मेरे महल में छोड़ जाओ। इससे क्या होगा, तुम हार जाओगे। और ऐसा ही सेम कहानी होती है। मराठा वहाँ से भागते हैं, मराठा लोग वहाँ से भागकर आते हैं, और जो शरण मिलती है महाराजा सूरजमल के महल में मिलती है। जो किशोरी जो देवी होती है महाराजा सूरजमल की वाइफ, वो क्या करती है बच्चों, उन्हें अपने बच्चे की तरह उन्हें रखती है, मराठाओं को उन्हें सह दी जाती है, उनकी रक्षा की जाती है। अगर मराठाओं ने वह बात मान ली होती, और ये भी कहते हैं महाराजा सूरजमल कि भैया अब सर्दियों का टाइम है, अभी युद्ध करने मत जाओ, क्योंकि अफगान जो लोग हैं सर्दी में अच्छा युद्ध लड़ते हैं। अफगानी जो लोग हैं वो पोस्तो होते हैं, एक्चुअल में अफगानी जो लोग हैं वो सर्दी में अच्छा युद्ध लड़ते हैं। लेकिन जो मराठा थे उन्होंने एक भी बात नहीं मानी, जिसके कारण वो युद्ध को हार जाते हैं, और युद्ध को हारने के बाद पतन प्रारंभ हो जाता है मराठाओं का। तो पानीपत का युद्ध अफगान अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था। और हमारे जिस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा अफगान। ध्यान रखिएगा बच्चों, तो आंसर क्या हो गया, अफगान। ठीक है, आओ। बिटवीन हुम वॉज द ट्रीटी ऑफ वेसिन साइंड इन 1802? 1802 में वेसिन संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और बाजीराव सेकंड के, फ्रेंच बाजीराव और डच। ये जो संधि होती है अंग्रेज और बाजीराव के मध्य होती है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच में होती है। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि बाजीराव सेकंड बहुत सारी चीज़ें हार जाते हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ती हैं। और ये फिर पतन तो पानीपत के युद्ध के बाद चलना प्रारंभ हो ही गया था। ये भी एक माध्यम बनता है कि मराठा अपनी शक्ति, अपना वर्चस्व, अपनी शख्सियत और अपना मतलब कि ओहदा धीरे धीरे समाप्त होता उनका जा रहा था। और ये भी महाराजा सूरजमल के बारे में एक और चीज़ कहते हैं, महाराजा सूरजमल मराठाओं को ये और कहते हैं कि दिल्ली के इर्द गिर्द क्षेत्रों में आप लूटपाट मत कीजिए। अगर आप लूटपाट करोगे तो उनके जो सेना है, वहाँ की जो प्रजा है, वो आपको नेगेटिव कर लेगी, आपको नेगेटिविटी के अंदर नकारात्मकता आपको सोचने लग जाएगी और आपके अगेंस्ट विद्रोह होने लग जाएंगे। और एक्चुअल में होता भी यही है। मराठाओं के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह होते हैं क्योंकि मराठा इतने शक्तिशाली हो चुके थे, वो जहाँ पर भी जाते थे ना तो बस यही था कि अब तो लूटपाट मचानी है। लोग अब मराठाओं को जो सपोर्ट मांग रहे थे, एक टाइम ऐसा आता है जब मराठाओं से लोग परेशान होने लग जाते हैं कि मराठा जहाँ पर भी जा रहे हैं लूटपाट, मंदिरों में जा रहे हैं वहाँ पे लूटपाट, तो जहाँ भी जो मिल रहा था मराठाओं को वो लेते जा रहे थे। उनका पतन का ये एक मेन कारण ये भी होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है अंग्रेज और बाजीराव, ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड।
भारत में मलबरी सिल्क का प्रमुख उत्पादक कौन है? मलबरी जो सिल्क है उसका प्रमुख उत्पादक अभी करंट की मैं बात करता हूं तो कर्नाटक है बच्चों। ठीक है, कर्नाटक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी क्या है बच्चों? बेंगलुरु है, और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आओ नेक्स्ट आंसर चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स पिता के रूप में जाना जाता है? एक्चुअलिटी में बात यह है कि जेनेटिक्स के बारे में पहली बार जिस व्यक्ति ने बताया था वो थे जीजे मेंडल। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जो जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले बताते हैं वो जीजे मेंडल ही होते हैं। ये बात आप लोग को क्या रखनी है बच्चों? यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, आओ। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना सिफारिश पे होती है किस समिति की? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसकी जो स्थापना होती है किस समिति की सिफारिश पे होती है? तो वो होती है संथानम समिति की सिफारिश पर। किस पे होती है बच्चों? संथानम के आधार पर, संथानम की सिफारिश पर होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सोनार हम प्रयोग करते हैं, सोनार में क्या होता है? अल्ट्रासोनिक तरंगें होती हैं। ये बड़े बड़े जो नेवी के जहाज होते हैं उनमें यूज किया जाता है। पानी के जो जहाज होते हैं उनमें जब पनडुब्बियाँ होती हैं उनमें सोनार का यूज किया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सोनार का जो उपयोग किया जाता है पानी के जहाज, पनडुब्बियाँ, उनमें इनका यूज किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? इम्पीचमेंट। भारतीय ब्रिटिश संसद के द्वारा जो मेनली इम्पीचमेंट या चलाया जाता है वो चलाया जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि लोगों पर दबाव बनाने का कार्य बहुत ज़्यादा किया जाता है, और जो ब्रिटिश संसद होती है इन पर महाभियोग चलाई जाता है। और किस पर चलाया जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाया जाता है। इन्होंने लोगों को परेशान करना, लोगों पर दबाव बनाना, ये कार्य बहुत ज़्यादा कर दिया था, तो इसलिए इन पर क्या चलाया जाता है बच्चों? महाभियोग चलाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में खाने को फ्रेश रखने का सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। जो ज़्यादा उचित आंसर है वो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर यानी कि हमने फ्रीज की अपन बात कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरो यूज की जाती है। एंड अपन जब अपने वालों से जब पूछते हैं, अपने बुजुर्ग लोगों से, कि वो ये सलाह देते हैं कि भैया फ्रीज का पानी मत पियो, फ्रीज की चीज़ें मत खाओ, जो खाना है तो आपको मटके का पानी पी लीजिए, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। जैसे अभी जिस टाइप का मौसम चल रहा है, अगर आप ठंडा पानी फ्रीज का पीते हैं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। सो अपना आप प्लीज़ ध्यान रखें। तो आंसर है इसका ए। सेब के फल में लालिमा का कारण है, मतलब रेडनेस जो आती है सेब के फल में वो किस कारण से आती है? वो देखते हैं। एंथोसियानिन है, लाइकोपिन है, स्कैरोडीन है, या जेंथोफिल है? इसका जो आंसर हो जाएगा एंथोसियानिन हो जाएगा बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा इसका? एंथोसियानिन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। एंथोसियानिन के कारण ये कैसा रहता है बच्चों? लाल रंग रहता है इसका। ठीक, आओ। 3 पिन वाले विद्युत प्लग में सर्वाधिक लंबे पिन को जोड़ा जाना चाहिए, क्यों? जैसे आपने प्लग देखा होगा, अभी मेरे पास यहाँ कोई प्लग अवेलेबल नहीं है, जैसे बोर्ड क्लासरूम चल रहे हैं तो इसके 3 प्लग आपने देखे होंगे। जब अपन कोई भी फ्रीज लेके आते हैं घर में, या कोई भी एक इलेक्ट्रिकल चीज़ लेके आते हैं, उसमें 3 पिन लगे आते हैं बच्चों। एक तो इधर रहता है और 2 छोटे छोटे इधर रहते हैं, ऐसे करके। और उसको सॉकेट में हम ऐसे लगाते थे। इसके बारे में पूछा गया, ये जो तीसरा जो होता है क्या होता है? ये एक्चुअल में अर्थिंग का काम करता है। ये किसका काम करता है? अर्थिंग का। शॉर्ट लगने से हमें बचाता है। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं, ये ग्राउंड टर्मिनल से है, या न्यूट्रल टर्मिनल से है, लाइव टर्मिनल से। तो ये है अर्थ, मैंने बोला ना अर्थ, ग्राउंड टर्मिनल से ये संबंध रखता है। ग्राउंड की जगह आप अर्थ भी यूज कर सकते थे बच्चों। ग्राउंड की जगह क्या कर सकते थे? अर्थ भी यूज कर सकते थे, जो ये थर्ड प्लग जो लगा रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा ए आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पौधे के आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पौधे के जो आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक अध्ययन को हम एंटोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाटोमी बोलते हैं बच्चों। क्या बोल देते हैं? एंटानोमी। ठीक है, आओ बी आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। MS वर्ड एक उदाहरण है। MS वर्ड एक्चुअल में आपको बता दूं, ये एन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या, कौन सा बात कर रहा है बच्चों यहाँ से? MS वर्ड की हमसे यहाँ पे बात कर रहा है। MS वर्ड जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ऑपरेटिंग नहीं यार, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। कि MS वर्ड हमें डाउनलोड भी तो करना पड़ता है। MS वर्ड आता है, फिर MS ऑफिस उसके अंदर आता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ना कि ऑपरेटिंग। मैंने गलत बोल दिया, ये होता है क्योंकि वो इसे डाउनलोड करना पड़ता है।
MS ऑफिस और MS एक्सेल जो आते हैं, MS वर्ड रहा, MS वर्ड में ऑफिस आता है और एक्सेल आता है, और भी इसके अलावा कई फीचर होते हैं। MS पॉइंट पे भी हम काम कर रहे होते हैं, तो पॉइंट पे जब काम करते हैं तो एक्चुअल में एप्लीकेशन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, आओ, मैं नीचे वाला ऑप्शन नहीं देखा, ऊपर वाले देख के आंसर कर दिया, बट नाउ आंसर इज सी। जंक ईमेल को कहा जाता है, आपने जंक ईमेल मतलब कि आपने देखा होगा जब हमारे फ़ोन पर कॉल आते हैं, आज ट्रू कॉलर के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, तो जब ट्रू कॉलर आता है तो उस पर एक रेड एक साइन नाम लिखा आ जाता है, कभी कभी उस पर स्पैम लिखा होता है, आपको ढंग से देखा हो तो। अगर आप जीवन को अपने ढंग से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो तब आपकी समझ में आ जाएगा। तो आंसर क्या आता है, स्पैम लिखा आ जाता है, जंक ईमेल कहा जाता है स्पैम को। ठीक है, तो आंसर इज ए। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? अब ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग नेपच्यून, यूरेनस, ठीक है, कर दोगे आंसर, लेकिन वहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। अब जब ये ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या करोगे, मून आंसर करेंगे हम इसका। ठीक है, मून के ग्राउंड फेस और एनवायरनमेंट में मीथेन की कुछ मात्रा होती है, इस वजह से जो आप आंसर सोच रहे हो वो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा मून। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मून। मून जो है डेंसिटी के मामले में, डेंसिटी के ग्रेविटेशन के माध्यम में 1/6 होता है अर्थ का, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये सब प्लैनेट है अर्थ का, सन एक स्टार है बच्चों, सन क्या है, एक स्टार है। स्टार होने की दो कंडीशन होती हैं, एक तो हीट होना जरूरी है और एक लाइट का होना जरूरी है। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है बच्चों वो क्या है, जुपिटर है। सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है, जुपिटर है, यानी बृहस्पति है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मार्स लाल रंग का होता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, लाल रंग होता है इसका। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, मून है। ठीक है, आओ ध्यान रखना सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। हमारे फंडामेंटल्स या हमारे जो प्रस्तावना है उसमें एक बार ही चेंज हुआ है अब तक, जिसमें 42 अमेंडमेंट हुआ था, 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय पर हुआ था। 42 जो अमेंडमेंट होता है, एक बार ही ऐसा अमेंडमेंट हुआ है, पहली बात 1976 में हुआ था और इंदिरा गांधी के समय पर हुआ था, और इसी में ये वर्ड जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, यानी सेकुलर वर्ड यूज किया, मतलब जोड़ा गया था। तो वो कौन सा था, 42 अमेंडमेंट्स। यदि ब्याज भुगतान को प्राथमिक घाटे में जोड़ देते हैं तो वो बराबर होता है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखने की, इकोनॉमिक्स के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें ढंग से इनको ऑब्जर्व करना होता है कि भैया किस तरीके से हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होता है बच्चों फिस्कल डिफिशिएट। ये क्या होता है बच्चों, फिस्कल डिफिशिएट होता है, यानी बी आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी समस्या लघु उद्योगों की नहीं होती? जो छोटे स्मॉल साइज बिजनेसेस जो होते हैं उनकी कौन सी ऐसी घटना होती है जो कि नहीं होती है? जैसे ऑप्शन देखते हैं, फाइनेंस की कमी आती है। भाई छोटा उद्योग है तो उसे फाइनेंस की कमी हमेशा ही बनी रहती है। एमएनसी जो होती है उन्हें फाइनेंस की कमी नहीं होती है, लेकिन छोटे बिजनेस को कमी नहीं होती। नहीं पूछा है ना, तो इनको फाइनेंस की कमी होती है। मार्केटिंग की कमी होती है, पैसा ही नहीं है तो, और रॉ मटेरियल की कमी भी होती है। लेकिन इन छोटे उद्योगों में आपने देखा होगा हड़ताल नहीं होती है, स्ट्राइक्स नहीं होती है। बड़े बड़े उद्योगों में स्ट्राइक्स होती हैं। जैसे मैं आपको करूँ, बैंक वाले मन करता है तब हड़ताल पे चले जाते हैं, डॉक्टर मन करता है तब चले जाते हैं। बेचारा जो मौसमी रोजगार है, रोजगार जिसको मिल रहा है, मजदूर है, वो हड़ताल पे कहाँ जाए? बोला शाम को रोटी मिले नहीं मिले, भैया मैं तो नहीं जा रहा कहीं। तो इसलिए वो कहीं जाने की बजाय वो अपने काम पे रहता है। मेरा कहने का मतलब है लघु उद्योगों में हड़ताल जैसी कोई समस्या नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर हो जाएगा। हड़ताल जैसी जो समस्या है हमें देखने को नहीं मिलती है। चलो बच्चों, निम्न में से कौन सी नदी है जो बंगाल में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। महानदी गिरती है, कृष्णा गोदावरी गिरती है, लेकिन ताप्ती जो रिवर है वो नहीं गिरती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब 5 क्वेश्चन करंट के अफेयर के आने वाले हैं, वो हम सॉल्व बच्चों करने वाले हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। भारत के मिडिया और मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने के किस राज्य में अपना वैश्विक प्रभाव बढ़ाने के लिए भारत उद्घाटन विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वैक्स की मेजबानी करेगा? तो वो कौन करेगा बच्चों, गोवा मेजबानी करने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। 5वां ग्लोबल फिनटेक्स, ठीक है, फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भैया, किया गया मतलब मुंबई में किया गया है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखने का। भारत की रूवीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स में 2024 में कहाँ से पदक जीता? वो किस खेल से संबंधित है? तो वो है शूटिंग से। किससे संबंधित है बच्चों? ये शूटिंग से संबंधित हैं। भारत के वरिंदर सरन ने हाल ही में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित हैं बच्चों? वो हैं हॉकी से। किससे संबंधित हैं?
हॉकी से वो संबंधित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के बीच समूह सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। बच्चों ऐसे करके हमने 50 क्वेश्चनों को सॉल्व किया और मैंने आपको बताया किस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और शेयर तो सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों को करना है कि जिससे कि आपको पता रहे कि आप किस लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हो बच्चों। तो अपना ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।